अधिकार आंदोलन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के महासचिव और नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के महासचिव पॉल दिवाकर जी हमारे बीच में हैं। पूर्व IPS दारापुरी जी हमारे बीच में हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कालीचरण जी हमारे बीच में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हिंदी विभाग के, और हमारे बीच में पूर्व IAS अधिकारी 62 बैच के श्री जगत नारायण जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जगत नारायण जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में विमल जी जैसे लोग हैं जो आर्थिक मुद्दों के बहुत अच्छे जानकार हैं। आज इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने 1980 में एक विशेष योजना लाई, एक विशेष प्रयास किया, जिसको उन्होंने उस समय स्पेशल कंपोनेंट फंड के तहत रखा। और उसका उद्देश्य था कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक, उनके जो अलग अलग विभाग हैं, उनके विभागों का जो सालाना बजट, उसका एक निश्चित प्रतिशत दलितों के उत्थान के लिए खर्च किया जाए, जिससे कि वो मुख्य धारा के समाज की बराबरी में आ सके। दुर्भाग्यवश 1980 से ये व्यवस्था रही, लेकिन 1980 से अभी तक लगभग अभी पिछले 2-3 वर्षों से इसको लेकर के जब दलित वर्ग ने एक व्यापक सक्रियता दिखाई तो इसमें कुछ परिवर्तन आए। अन्यथा 1980 से अभी तक निरंतर जो स्थिति ये रही कि सरकार ने दलितों के लिए निश्चित किए गए कुल बजट का 16% जो पैसा था, इसको दलित वर्ग के उत्थान के लिए नहीं खर्च किया, बल्कि अलग अलग समय में कभी इसे नेचुरल कैलेमिटी के लिए खर्च किया गया, कभी सूखा राहत के लिए खर्च किया गया, कभी बाढ़ राहत के लिए खर्च किया गया, मतलब अन्यान्य कारणों में खर्च किया गया। लगभग हर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने दलितों के लिए बने इस फंड का दुरुपयोग करके दलितों के लिए ना खर्च करके अन्यान्य दूसरी जगहों में खर्च किया। पिछले 5 वर्षों से दलित वर्ग ने इसको लेकर के विशेष चेतना जागृत हुई और उन्होंने अपने इस अधिकार को मांगने की शुरुआत की। और इसी प्रक्रिया में नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने एक विशेष आर्थिक अभियान के तहत, एक विशेष दलितों के आर्थिक अधिकार अभियान के तहत और एक प्रयास किया और दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन की स्थापना की। तब से निरंतर ये प्रयास जारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों के बजट हो, उन बजटों का गंभीर अध्ययन करना, उन बजटों में दलितों के अधिकार सुनिश्चित हो रहे हैं या नहीं इसको देखना, और वो दलित वर्ग के आखिरी व्यक्ति तक उसका पहुंचा जाना सुनिश्चित हो, इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तब उन्होंने बात रखी थी कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत साफ ये दिख रहा है कि स्पेशल कंपोनेंट फंड के लिए, शेड्यूल कास्ट सप्लाइन के लिए बाकायदा एक व्यवस्था है और वो प्रोपोर्शनेट भी है, वो हर जगह से विधिवत और व्यवस्थित ढंग से विभागों में जा भी रही। लेकिन ये विभागों के इसको लेकर के कोई बातचीत कहीं स्पष्ट नहीं हो, क्या दलित वर्ग को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं, इसका कोई भी एनालिसिस, इसका कोई भी विश्लेषण अभी तक हमारे पास नहीं। उसको और गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको समझने की एक शुरुआत है और उस शुरुआत से ही एक प्रयास ये भी है कि हम सभी लोग सामूहिक तौर से उस प्रयास के हिस्सेदार बने। इसी प्रक्रिया में हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस पे विस्तार से हमारे बीच के जो सुविज्ञ जन हैं वो आपके सामने और विस्तार से रखेंगे। इस पूरी परिचर्चा को शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि इस पूरे बजट से और बजट के अलावा जो शेड्यूल कास्ट प्लान है उसका एक बहुत गंभीर अध्ययन किया है श्री पॉल दिवाकर जी ने, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो अभी पिछले हफ्ते बजट आया उसमें भी शेड्यूल कास्ट सब प्लान को लेकर के तमाम सारी बातें उनके मन में हैं। मुझे लगता है कि पूरा विस्तृत जो दृश्य है वो हमारे सामने इसको लेकर के बहुत स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं। तो मैं पॉल दिवाकर जी से आग्रह करूंगा एक 10 मिनट में साथियों, ये विशेष घटक योजना और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स का जो सिलसिला है उस पर, और स्पेशल कंपोनेंट्स प्लान है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको संक्षेप में कथन करने का। जो हमारी इंडिया में प्लानिंग रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की, ये रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सिंस वो इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में शेड्यूल कास्ट बहुत पीछे रह गए, तो इसको 1980 में रियलाइज़ किया गया।
कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से जो है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अब इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में ये लो कॉस्ट इकोनॉमी ऑपरेट करते हैं, इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए केवल लेबर है, कैपिटल है नहीं जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो माइक्रो लेवल पे कैसे प्रोग्राम बनाया जाए, डेवलप किए जाए जिससे इनका डेवलपमेंट हो। तो इसी उद्देश्य से स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान आया। उस माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में क्या चीज़ें होती है, माइक्रो लेवल पर देखेंगे इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में, तो सबसे सूक्ष्म है व्यक्ति, उसको हम माइनस करते हैं तो आते हैं परिवार, उसको माइनस करेंगे तो बस्ती, हैमलेट। यही 3 चीज़ों को रखा गया है स्पेशल कंपोनेंट प्लान में। 1980 से लेकर के 2012 तक आप मांगेंगे किसी भी स्टेट से कि हमको इसका ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए, कितना खर्च किया शेड्यूल कास्ट के ऊपर, किसी भी स्टेट के पास अवेलेबल नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश में जगत नारायण जी थे, हम लोग थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ हम लोगों की बातें हुई कि कैसे आप ऑडिट करेंगे। ऑडिट को करने के लिए वो कितने बहुत सारे आर्गुमेंट्स पेश किए गए। अब वो दूसरा पहलू है, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस उन्होंने बजट मैनुअल चेंज किया, ट्रेजरी कोड खोला और आज 2010, 2011 और 2011-12 के बजट में देखेंगे तो ट्रेजरी कोड खुला हुआ है। बजट में आप कैप्चर कर सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा कहाँ कहाँ दिया गया है और ट्राइबल्स के लिए पैसा कहाँ कहाँ दिया गया है। और वही पैसा जो दिया गया है जिसको पोल साहब बोल रहे हैं 9,722 करोड़ रुपया इस साल दिया गया है। और उन खोटो जी ने जिस बात को चर्चा किया कि और वो पैसा इसलिए दिख रहा है कि वो कैप्चर करने के लिए जो बजट मैनुअल है, अकाउंटिंग रूल्स है, वो फॉलो हो रहे हैं। तो वो माइक्रो अब लेकिन प्रोग्राम्स आप देखेंगे हेड्स में तो वो पैसा जो है व्यक्ति, परिवार और बस्तियों पर खर्च नहीं हो रहा। जिन जिन मदों में जो पैसा दिया गया है वो मद कहीं जो है वो कॉलेज खोलने में जा रहे हैं, कहीं वो जा रहे हैं पुल बनाने में जा रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बनाने में जा रहे हैं, कहीं जनरल इंस्टीट्यूट कॉमन जनरल प्लान का जो है पैसा जहाँ खर्च होना चाहिए उसमें जा रहा है। और उसमें से प्रपोर्शन में नोशनली एलोकेट कैलकुलेट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि ये तो शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो प्लान को ये समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज को और भी समझना जरूरी है, जनरल प्लान और कंपोनेंट प्लान। जो जनरल प्लान है, जनरल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है, वर्क है, उसको जनरल प्लान से उसका एक्सपेंडिचर मीट आउट करना है। और जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए है और वो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का पर्पज जो है, क्योंकि उनका अभी जो है लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका एम्प्लॉयमेंट है, उनका लैंड होल्डिंग कितना है, उनके अंदर पॉवर्टी कितनी है, कितना एसेट्स है उनके पास, कितना टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। और उससे ये पता चलता है कि इनकी हालत तो बहुत बेकार है, बहुत खराब है। और उसी को प्रमोट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, स्पेशल कंपोनेंट प्लान। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस काम में उसका प्रॉस्पेरिटी है, उन्नत ज़्यादा हो सकता है उसका। हम लेबर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कौन सा ऐसा वोकेशन है कि जिसमें हमारा ज़्यादा आउटपुट आ सकता है, उसको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो नाम से जो है ये डेटा तैयार करते हैं। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्लानिंग बनाने के लिए आता है बात, तो जितने भी देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी और के बनाना होता है तो काफी इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, सारी बुद्धि उनकी काम करती है। तो दिस समवेयर इट इज, अगर एक आम आदमी बेईमान है तो वह किसका क्या बिगाड़ेगा, कुछ चोरी कर लेगा छोटा मोटा। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल आदमी थोड़ी सी बेईमानी करता है तो क्या हसर होता है। 30 सालों से स्पेशल कंपोनेंट प्लान का वही हसर हो रहा है और वो हमारे सामने, और हम भी नहीं जानते हैं, ना जान करके हमने भी अपनी बर्बादी, अपने समाज का नाश करने में कहीं न कहीं हम भी उसे तक जिम्मेदार हैं। तो हम उसी बात पर आज ये चर्चा करें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले उसको हम समझेंगे, हम समझना शुरू कर देंगे, वो देख करके जो अफसरशाही है कुछ तो बदमाशियाँ वैसे ही बंद कर देंगे, बाकी जो रही है हम जब बोलने लगेंगे उसके बाद बंद। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। उमेश जी ने कुछ बड़े ही बिंदुओं के आधार पर अपनी बात हमारे सामने स्पष्ट की। उन्होंने
शेड्यूल कास्ट सब प्लान की और स्पेशल कंपोनेंट प्लान जब शुरू में बना, उसके बाद शेड्यूल कास्ट सब प्लान बना, तो उसकी मूल अवधारणा क्या थी उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने जर्नल प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बीच जो फर्क है उस फर्क को स्पष्ट करने की कोशिश की। और तीसरा उन्होंने बताया किस तरह से शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए जो पैसा तय है उस पैसे को जनरल प्लान्स में खर्च करते किस तरह से समझाया जाता है कि ये भी दलितों के फायदे के लिए है। इसी तरह से उन्होंने प्लानिंग कमीशन की भूमिका को भी बताया कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन चीजों को डिजाइन करता है और किस तरह से वो देखता है कि उसके किसी प्लान से किसी वर्ग विशेष की टोटल संपूर्णता में उसकी उन्नति किस तरह से देखी जा सकती है। अब जब हमने शेड्यूल कास्ट सब प्लान के बारे में जानकारी कर ली है और हम लोगों को इसकी मूल अवधारणा से जानकारी हो गई है, तो इसमें प्लानिंग कमीशन वगैरह की क्या भूमिका होती है ये जान लेंगे तो हम दोनों को लिंक करके देखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और खासतौर पे जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के प्लानिंग कमीशन के एक बहुत मर्मज्ञ बैठे हुए हैं विमल जी, मैं विमल जी से आग्रह करूंगा इस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हम लोग के लिए और बेहतर होगा। दिवाकर साहब, नारायण और साथी बैठे बोल ठीक है। जैसा कि आपने बताया, ये जो थॉट आया था प्लानिंग में स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, भारत सरकार के लेबर 1981 में आया और 6 प्लान की प्रारंभ में आया। उसमें स्पेशल कंपोनेंट प्लान को इस उद्देश्य के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि शेड्यूल कास्ट को कोई ऐसे के बेनिफिट के लिए ऐसे कोई प्रोग्राम्स कार्यक्रम नहीं आ रहे थे जो उनको डायरेक्टली बेनिफिट कर सके। तो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का सबसे पहला जो कंपोनेंट था उसमें यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे प्रोग्राम लागू किए जाएं जिनका सीधा लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिल सके और उनके लिए उनकी जो पॉपुलेशन है उस रेशो में उस स्टेट का बजट कम से कम उन पर खर्च किया जा सके। 2 बड़े मुद्दे थे इसमें और ऐसे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, किस किस विभाग में हो सकते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ऐसे कार्यक्रम लॉन्च करें। आउट ऑफ दैट बजट, उस परिव्यय में से जो परिव्यय आपको स्टेट को मिल रहा है, आपके डिपार्टमेंट को मिल रहा है डिपार्टमेंट वाइज, टोटल पर 21% यूपी में दिया गया था और एसटी के लिए 0.21% दिया गया था और नेशनल लेवल पे उसका परसेंटेज डिफरेंट था। तो जब ये शुरू किया गया तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आप लोग अच्छी तरह शायद कुछ लोग जानते हो जो प्लानिंग से प्रोसेस में रहे होंगे, कि उन्होंने मात्राकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे आपके डिपार्टमेंट को 15 लाख मिला तो उन्होंने 18% निकाला, 15 लाख का निकाल दिया, कितना पैसा शुरू किया। उन्होंने कहा सड़क बनी भाई, शुरू के लोग भी चलते हैं तो 18% विकास का खर्च हो गया। दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ ऑल द स्टेट्स। दिस मात्राकरण वाज वेरी इजी। भाई आपने एक लाइन में लिख लिया स्टेट वाइज क्या क्या कार्यक्रम, 18% विकास का खर्च हो गया, टोटल दिया, एक रिपोर्ट आ गई, एससी कमीशन की रिपोर्ट आ गई कि साहब इतना पैसा खर्च हुआ हमारे शुरुआत के बेनिफिट पर। But actually that not being spent for the benefit of the scheduled caste. Therefore, this component was added in this special component plan that the programs which may directly benefit to the scheduled caste should be implemented, should be programmed, or should be started for the peoples of the scheduled caste. But after 1995, nothing was done. It was only the Matrakaran percentage.